हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत जो थर्ड लेसन है यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मेन क्या टॉपिक है। यहां देख सकते हैं क्लास 10th के अंतर्गत जो हिस्ट्री है, थर्ड लेसन हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना। अब देखिए नाम से इंडिकेट कर रहा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो आपको तो पता चल रहा होगा कि हिंद यानी हिंदुस्तान और चीन यानी चाइना के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो मुख्य रूप से चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 देश से संबंधित है। वर्तमान में 3 ऐसे देश हैं जो पहले इसका एक तरह से संयुक्त रूप से नाम दिया गया था हिंद चीन। अब आपको बता दें कि यह मैप आप देख रहे हैं आसानी से, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 देश था और तीनों देश का संयुक्त जो भौगोलिक क्षेत्र था उसे ही हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। लेकिन कैसे, क्या रीजन था और किस प्रकार से था, तो आपको बता दें कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान और चीन का इन क्षेत्रों पर कब्जा था, इसलिए नाम इसका जो है हिंद चीन के रूप में जाना जाता था। तो ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछा भी है कि आखिर वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को जो है क्यों हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रभुत्व था। अब कहिए कि क्या भारत और साथ साथ चाइना भी किसी के अंतर्गत जो है क्षेत्र को अधिग्रहण किया था? तो हाँ, आपको यहां बता देते कि भारत भी पहले था, प्राचीन काल में था, जो कि किसी न किसी देश पर आधिपत्य किया था, यानी उपनिवेश के रूप में जो वहां भी स्थापित किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर जी जो वियतनाम, यहां से पतला वाला जो मैप देख रहा है, ये वियतनाम पर सिर्फ और सिर्फ चीन का कब्जा था। आप देख सकते हैं, थोड़ा इसके चौहद्दी भी बताएंगे हम। पहले ये देख ले कि इस पर वियतनाम पर चीन का कब्जा था, जबकि लाओस और कंबोडिया की हम बात करें तो इन दोनों देशों पर जो है हम कह सकते हैं कि भारत का कब्जा था, यानी कि हिंदुस्तान का कब्जा था। इस वजह से जो है इसे हिंद चीन के नाम से जानते थे। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब कि हिंद यानी हिंदुस्तान और चीन यानी चाइना के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि लाओस और वियतनाम और कंबोडिया में जो स्थितियां बनी थी उसके लिए कहा जा रहा है। अब इसके हम चौहद्दी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जब हम मैप से समझते हैं, मैप से जब पढ़ते हैं तो आसानी से जो है यहाँ की चीजें जो है स्पष्ट हो जाती है। अब देख सकते हैं यहां देखिएगा तो जो लाओस और यहाँ वियतनाम है, चूंकि इसकी राजधानी हनोई है, तो उत्तर में देखिए चीन और म्यांमार जो है क्षेत्र शामिल है। जबकि दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर को जो है एक तरह से आच्छादित किया है, इसका एक क्षेत्र मौजूद है। अब देखिए तीनों देश का हम कैपिटल की बात करेंगे तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसके साथ साथ लाओस की अगर हम बात करें तो लाओस की जो राजधानी है वियंतियान है, आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां देखिए वियंतियान यानी वियंतियान जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल के रूप में माना गया है। अब यहां आप देख सकते हैं कि कंबोडिया की राजधानी जो है नहोम पेन है। तो 3 बार ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ दिया जाता है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो आपको बता देना कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी कहाँ है, तो लाओस की राजधानी वियंतियान है। और साथ साथ अगर पूछेगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है तो नहोम पेन है। यहां तक अब कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे आते हैं, देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत जो टोटल कुल क्षेत्रफल था, जो एरिया था, वो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में था और ये एक तरह से प्रायद्वीप के रूप में फैला था। और कहिएगा कि सर प्रायद्वीप क्या है, यहां आपका प्रश्न बन सकता है कि प्रायद्वीप क्या है। तो देखिए प्रायद्वीप का तात्पर्य है कि एक ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है जलीय है, ये वाला भी क्षेत्र जलीय है और यहाँ भी नीचे वाला जलीय है। और यहाँ देखिए भूखंड से जुड़ा हुआ है कौन कौन, तो म्यांमार और चीन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रायद्वीप है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप आपको याद रखना है कि भूखंड का वह क्षेत्र जो 3 तरफ से जल और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो प्रायद्वीप के अंतर्गत है। ऐसे हम भारत की अगर बात करें तो वो भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत भी 3 तरफ से जल, जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण में आपका हिंद महासागर, इसके बाद पूर्व में आप देखते होंगे कुछ जो क्षेत्र ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, और एक तरफ जो है ऊपर से जो स्थलीय क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान, चीन जो है क्षेत्र आजादित है और साथ साथ अफगानिस्तान भी है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। यहां देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन का मतलब यानी वर्तमान में 3 देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया।
ये 3 देश हैं, आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पर, ये 3 देश की कहानी उसी के बारे में दिया है। वियतनाम के तोकिंग एवं अन्नाम पर चीन का प्रभाव था। देखिए वियतनाम में 2 जगह था, ये जो वियतनाम वाला जो पतला देख रहे हैं, इसमें तोकिंग और अन्नाम जो क्षेत्र था, ये बता देते हैं कि तोकिंग वाला ये क्षेत्र है लगभग नियर अबाउट, और अन्नाम वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण वाला ये क्षेत्र है। तो दोनों पर चीन का जो है प्रभाव था, यहां तक चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चीन के केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ते हैं यह क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं तोकिंग और अन्नाम जो था, चूंकि चीन कब्जा किया था, लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ता था चीन का केंद्रीय सत्ता, तो उसके बाद क्या होता था कि यह भी क्षेत्र एक तरह से स्वतंत्र हो जाता था। यानी कौन कौन, तोकिंग और अन्नाम। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है तोकिंग किस देश में अवस्थित है, तो आपको आसानी से याद रखना है कि वियतनाम का एक क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत कन्फ्यूशियस था, कन्फ्यूशियस का वहां पर प्रभाव ज्यादा था। अब आपको पता भी हो कि चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, तो इसलिए वहां पर इसका प्रभाव था। ये तो आप देख रहे हैं यहां तक। अब देखिए यहाँ एक चीज है कि 3री शताब्दी में हुआंग टी का प्रभुत्व था। यानी यहाँ ये जो हनोई वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये चूंकि होची मिन वाला एक तरह से क्षेत्र भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3री शताब्दी में हुआंग टी का नाम जानते हैं। चीन की जो दीवार है, चीन की जो सबसे लंबी दीवार है, चांद पर भी जाने पर दिखाई देता है, तो ये उसका निर्माण जो है हुआंग टी ही करवाए थे। सी हुआंग टी, पूरा नाम इनका सी हुआंग टी है, आप याद रखिए। तो 3री शताब्दी में हुआंग टी का प्रभुत्व था। उसके बाद हान वंशीय एक राजा थे जिसका नाम था बूती, ने पुनः जो इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए थे, यानी बूती का कब्जा था। अब 15वीं शताब्दी में मिंग वंशीय सम्राट युंग ली ने अधिकार कर लिया था। तो ये चीजें याद रखिए, 15वीं शताब्दी में कौन थे, तो मिंग वंशीय सम्राट जो थे जिनका नाम था युंग ली। और 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि यह मंचू शासन के अधीन था। तो यहां से कई पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में देखा जाए तो प्रश्न बनते हैं। आप लगातार बने रहिए, क्योंकि देखिए यहां से चीजें अगर जान लेते हैं तो एक भी प्रश्न लाइन बाय लाइन आप आसानी से याद कर सकते हैं यहीं से। इसके बाद इसके जैसे ही लेसन समाप्त होता है तो इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और वहां से जो है आप आसानी से एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ, ये तो हम बात कर लिए कि वियतनाम की बात है। अब आते हैं लाओस और कंबोडिया पर कैसे क्या हुआ। तो देखिए दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर 4वीं शताब्दी में कंबुज की स्थापना हुई थी। कंबुज एक जगह था, कंबुज की जो है वहां स्थापित हुआ था, और वो क्षेत्र था जहां शासक भारतवंशीय थे। यानी यहाँ पर जो कंबुज था वहां पर शासक कहाँ के थे, भारतवंशीय थे। सोचिए प्राचीन काल में भारत भी जो है किसी ना किसी देश को एक अपने आधिपत्य के रूप में रखा था। तो ये चीज आप याद रखिए। कंबुज भारतीय संस्कृति का केंद्र था। हाँ, कंबुज जो था वो भारतीय संस्कृति का एक तरह से केंद्र के रूप में माना जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण है जो भी आई है, अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न यहाँ से। तो चीजें आपको याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी राजा सूर्यवर्मा द्वितीय थे, और उनके शासनकाल में क्या किया गया है, कंबोडिया में, कहा कंबोडिया में, जो ये कंबोडिया देख रहे हैं ना, ये कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकुर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस प्रकार से जो है आगे प्रक्रियाओं को देखने को मिले। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर दिया कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, यानी व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ, और उसका एक प्रारूप क्या था, कैसे फ्रांसीसी प्रभुत्व देखने को मिला, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के बारे में सब लोग को पता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली यात्री हैं, और ये 1498 में जो है भारत आए थे, और कालीकट नामक स्थान पर, जिसमें जमोरिन जो है इनको स्वागत किए थे, भव्य स्वागत के रूप में भी किए थे। तो इनका आगमन होता है, और आगमन तो भारत में होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ और ऐसे ऐसे क्षेत्रों की हम भ्रमण करें जहां से व्यापार की स्थिति को बढ़ावा दे सके। ऐसे ये चाहते थे, कौन बताइए, तो वास्को डी गामा। फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण किए, जैसे कि चूंकि तो भारत इस क्षेत्र में है, और यहां से जैसे ही आगे इधर आए तो कुछ क्षेत्रों में जैसे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया क्षेत्रों में भ्रमण किया, और वहां की व्यापारिक स्थिति को जो है एक नया आयाम देने का प्रयास किया। फिर इसके बाद जो पुर्तगाली यात्री के बाद आते हैं कौन, तो स्पेन आता है, स्पेन के लोग आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लैंड आते हैं, और फ्रांसीसियों का आगमन होता है, और अंत में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। आप देख सकते हैं
और फ्रांसीसियों के द्वारा ही क्या किया जाता है, वो तो हम प्राचीन काल की बात बताया कि हिंदुस्तान और चीन कब्जा किया था यहाँ पर, या एक तरह से आधिपत्य किया था। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या था, यहाँ पर हम लोग जब कहानी के रूप में आते हैं लगभग मध्यकालीन की स्थिति में, तो उस समय क्या होता है कि फ्रांसीसी ही था जो इस पर कब्जा कर लिया और यही अधिक समय तक जो है कब्जा करके रखा, क्योंकि ये सब जो है दूसरे देशों में जो है अपना एक तरह से रुचि लेने लगे थे। इसलिए जो है यही इसका एक दायित्व था, काफी इनका इम्पोर्टेंट था एक तरह से दायित्व, उसलिए हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं। अब आगे देखिए, 1510 में मलक्का व्यापारिक केंद्र था, यानी 1510 में जो बना था एक व्यापारिक केंद्र, वो मलक्का था, जहां से व्यापार करना एक तरह से उचित माना जाता था, बेहतर माना जाता था। हिंद चीन में व्यापार शुरू हुआ कहां से, तो आपको बता दें कि मलक्का जो क्षेत्र था, मलक्का से ही व्यापार शुरू हुआ था, ये चीज आपको पता होगा। फिर हुआ कि फ्रांसीसियों का राजनीतिक यानी कि जो राजनीतिक प्रभुत्व था वह 17वीं शताब्दी में देखने को मिला। 17वीं शताब्दी में व्यापारिक रूप से जो है देखने को मिला। तो प्रश्न भी आता है कि कब इसको देखने को मिला, यानी व्यापारिक स्थिति को, तो याद रखिए कि 17वीं शताब्दी में। अब यहां देखिए 1747 ईस्वी में फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा था, यानी फ्रांस जो था 1747 ईस्वी में अन्नाम में रुचि। अन्नाम आपको पहले ही बता दिया, अन्नाम कहाँ का है, तो वियतनाम का एक क्षेत्र है, एक तरह से प्रांतीय जगत है, उसके लिए कहा जा रहा है। यहां देख सकते हैं कि 1787 ईस्वी में कोचिन चीन यानी कोचिन यहाँ वाला क्षेत्र है, और चीन के शासक के साथ संधि करने का मौका मिला। किससे, तो फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी बहुत तेज थे, ध्यान रखिए, और बाबू फ्रांसीसी ही थे जो कि अपने मेहनत के बल पर देखिए संधि करके लोग चाहता था कि इधर से हम कब्जा कर ले और कब्जा करके अपनी दायित्व जो है बड़ी भांति बना ले, ये चीजें वो लोग चाहता था। अब आप यहां देख सकते हैं कि 1862 ईस्वी में अन्नाम में सैन्य बल से आधिपत्य किया गया, यानी सैन्य बल। सोचो, अन्नाम में ये लोग सैनिक लेकर गया और कहा गया हटिए सब लोग, और उसके बाद वहां पर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति जो है देखने को मिली थी। अब यहां देखिए अगले वर्ष क्या होता है कि ये लोग कंबोडिया पर भी कब्जा कर लेता है और कंबोडिया को भी अपने क्षेत्र में मिलाने का काम करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वियतनाम से लेकर जो है कंबोडिया, लाओस के क्षेत्रों में लोग कब्जा कर लिए थे। ये चीजें स्थिति हम लोग देख रहे हैं। फिर माना जाता है कि 1883 ईस्वी में तोकिंग में फ्रांसीसी सेना का प्रभुत्व एवं 20वीं शताब्दी में जो है संपूर्ण हिंद चीन में प्रभुत्व हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों की एक ऐसी नीति आती है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र में कब्जा नहीं करना, बल्कि पूरे संपूर्ण जो क्षेत्र था हिंद चीन वाला, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और ये स्थिति आप देख रहे हैं भली भांति। अब आगे देखिए, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, यानी फ्रांस जब उपनिवेश स्थापना कर रहा था तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था, कि क्यों यहाँ पर आना चाहता था भाई। ये तो प्रश्न सिंपल है कि फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था। ये लघु में भी प्रश्न और दीर्घ में भी कई बार दे दिया है। तो देखिए, फ्रांस द्वारा अगर स्थापना के उद्देश्य हम बोले तो यही था कि हम मतलब फ्रांसीसी चाहते थे कि यहाँ पर हमारा कब्जा हो जाए, और कब्जा होने के बाद जो है हम यहाँ की जो संसाधन है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है या जो राजनैतिक प्रभुत्व है उसको कायम कर ले, और उसी को बढ़ावा देने में इनका जो है काफी योगदान देखा गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रारंभिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो डच और ब्रिटिश कंपनियों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में देना, यानी डच और कंपनी, डच जो थे और साथ साथ ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो थे, उनसे लड़ना और उनके प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना था, यही एक मेन उद्देश्य था। अब देखिए यही कारण था, यही वजह था कि जब ये ठान लिया था कि हमें ऐसे करना है, और ठानने के बाद आप देख सकते हैं कि 1862 ईस्वी में कोचिन चीन पर कब्जा किया, 1863 में कंबोडिया में कब्जा किया, और 1884 में अन्नाम में कब्जा किया, और 1904 में जो है लाओस में कब्जा किया। सोचो, ये पूरा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर कब्जा कर लिया, पूरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और यही वजह था कि इसकी जीत जो है काफी बेहतर हासिल हुई, और इस जीत के बाद जो है उसकी काफी एक बेहतर स्थितियों को देखने को मिला था। तो अब अगले हम लोग पार्ट में जानेंगे कि किस प्रकार से जो है इनकी स्थिति बेहतर देखने को मिली, और एक बेहतर समझ स्थापित करेंगे, और साथ साथ एक बेहतर क्वेश्चन आंसर लिखने का भी प्रयास करेंगे। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको लगातार दे ही रहे हैं। अब आपको बता दें कि लगभग फर्स्ट और सेकेंड लेसन आपको प्रदान कर दिया गया है। आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाकर आसानी से जो है वहां पर देख सकते हैं। उसको एक सीरीज वाइज दिया गया है कि किस प्रकार से उसकी स्थिति है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।